सोच का विस्तार आपकी किताब है 55-60 के बाद कैसे जिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस किताब के बारे में हम जानना चाहेंगे कि बिल्कुल। वो भी कोविड टाइम का ही एक विचार था जिसने जन्म लिया आपके अंदर। और कोविड ने खास तौर पे अगर मैं मेरा व्यक्तिगत अगर अनुभव कहूँ तो मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि इंसान को खुद के लिए वक्त मिला और उसने अपने आप को अंदर से टटोल के देखा। तो भाषाओं की जो विविधता है, आपको क्यों लगा कि ये जो किताब है इसको विविध भाषाओं में होना चाहिए? आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि भाई राजस्थान से आया हुआ बंदा कह रहा है कि इंग्लिश में उसका कंपाइलर चलता है। राजस्थान के लिए, राजस्थानियों के लिए एक कहावत कही जाती है कि वो राजस्थान से भले ही बाहर चला जाता है पर अपने मन में बसे राजस्थान को कभी बाहर नहीं निकलने देता। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहत इंदौरी जी की ये पंक्तियां हैं। हम जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से जीना शुरू करते हैं, लेकिन कैसे जीना है ये जानने में एक उम्र बीत जाती है। सिंपली बातें में आज हम बात करेंगे एक ऑथर से, डॉक्टर संजय रूंटवाल, जो एक प्रसिद्ध बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, ह्यूमनोलॉजिस्ट है, मेंटर है, शोधकर्ता है, एजुकेशनिस्ट है, स्पीकर है और लेखक है। वे रियल स्टेट में व्यापक व्यावसायिक अनुभव भी रखते हैं। डॉक्टर संजय का एक सिद्धांत है SBOP यानी सिस्टमैटिक ब्लो आउट प्लान, जो रिटायर, रिवायर और रिफायर के सिद्धांत पर आधारित है। ये भविष्य की तैयारी करने और व्यक्तिगत विकास को समृद्ध करने की सोच का विकास करता है। डॉक्टर संजय प्रवासी राजस्थानी है जो वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र में रहते हैं और अपने मन में बसे राजस्थान को बहुत प्यार करते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय रूंटवाल का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सवालों का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो सिद्धांत है SBOP, ये क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है अंशु जी, या अंशु कहूँ? अंशु। धन्यवाद। SBOP का अगर आप लॉन्ग फॉर्म देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिस्टमैटिक ब्लो आउट प्लान। कोविड में इसका जन्म हुआ और कोविड एक ऐसा वक्त आया था जब दुनिया रुक गई थी। सड़कों पे प्राणी ज्यादा दिखाई देते थे, मनुष्य कम दिखाई देते थे। उस वक्त एक सोच दिमाग में आई कि अगर जिंदगी यहीं रुक जाए तो क्या होगा। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं 60 की उम्र में हूँ और अगर 20 ओवर की इनिंग्स की मैच, T20 मैच हो और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल की हो, तो शायद मैं तो 16वें ओवर में बैटिंग कर रहा हूँ और 1-2 ओवर की खेल अब बाकी है। तो अब समय आ गया है जिंदगी को जीने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। उस सोच से जन्मा सिस्टमैटिक ब्लो आउट प्लान। ब्लो आउट का मतलब है आपके पास अब जो संग्रह करके आपने जुटा करके, जोड़ करके जो चीजें बनाई हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। ब्लो आउट इज मेंट टू नाउ पुट इट टू गुड यूज। तो वो संपत्ति हो, आपका ज्ञान हो, आपके पास आत्मीयता हो, सारी चीजें आप कैसे लुटा सकते हैं। इसको इस नजर से मत देखिए अंशु कि लुटाने का मतलब केवल पैसा लुटाना है या बर्बादी करना है, देना है, वापिस करना है। ये सोच उन विशिष्ट परिस्थितियों में जब आई तब एक उसमें से मेरी सोच बनी कि सिस्टमैटिक एक चीज होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि मैं अपने जीवन को उस बराबर एक फ्रेमवर्क में जी सकूं। ये सोच तो बहुत आगे की है कि इसका आगे इसकी जर्नी, इसका प्रवास कैसे रहा, पर ये सोच यहाँ से आई। हाँ, इस सोच का विस्तार आपकी किताब है 55-60 के बाद कैसे जिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस किताब के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो भी कोविड टाइम का ही एक विचार था जिसने जन्म लिया आपके अंदर। बिल्कुल अंशु। कई लोगों के आपने कई लोगों से सुना होगा कि कोविड एक बहुत मुश्किल समय था, बहुत परेशानी लोगों को हुई, सबको हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पर कोविड ने खास तौर पे अगर मैं मेरा व्यक्तिगत अगर अनुभव कहूं तो मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि इंसान को खुद के लिए वक्त मिला और उसने अपने आप को अंदर से टटोल के देखा। इंट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन करने का वो वक्त था। हालांकि एक दुर्घटना मेरे जीवन में भी उस वक्त हुई, मैंने अपने माँ को खोया, पर व्यक्ति तो जाएगा, पर कोविड ने मुझे ये बहुत सारी चीजें दी कि अगर मैं खुद इस सोच में आ गया हूं कि 60 के बाद, 55 के बाद अब इनिंग्स को खेलने का तरीका बदलना है, तो ये शायद मुझे क्यों सभी को लागू होगा। हर किसी को ये सोचना पड़ेगा कि 55-60 के बाद हम जिस तरह से पहले जीते आए हैं वैसे ही अगर हम जीते रहेंगे तो शायद आगे समय नहीं बचेगा। मैंने कहा ना 2 ओवर की बात है बचे हुए। तो 55-60 के बाद मैंने उस विचार को दिल में लिया और मैंने कहा कि भाई अब इसको हम आगे ले जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक जैसे आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, शायद मेरी इनर कॉलिंग राइटिंग में ज्यादा थी जी। तो मैंने कहा इसको मैं किताब के रूप में क्यों न ले आऊं। तो ये उसका थोड़ा सा एक छोटा बैकग्राउंड है कि इसको किताब के रूप में मैंने लाया है। और सुनने में, देखने में जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही 55-60 के बाद कैसे जिए। अमूमन यही रिटायरमेंट की एज हम मान के चलते हैं कि सरकारी व्यक्ति भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि वो जब तक जीता है तब तक वो अपने व्यापार को नहीं छोड़ सकता, भले ही वो अपने भावी पीढ़ी को वो दे दे। तो एक रिटायरमेंट व्यापारी के लिए लेना, जो 55 साल की उम्र में आपने ले लिया, व्यापार को छोड़ दिया और अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगाया है, ये साहस, जो मतलब इसे मैं साहस ही कहूँगी, ये साहस कैसे आपको लगा कि नहीं ये कदम मुझे उठा लेना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अंशु। और आपसे मैं क्या कहूँ, आप बड़ी अच्छी हैं कि आपने कहा इसको साहस है। लोगों ने इसे दुस्साहस समझा है। ये मतलब साहसी नहीं, दुस्साहसी कदम समझा है। पर मैं आपको ये बात अच्छे से बताऊं अंशु कि इंसान को अपनी इनर कॉलिंग्स, अपनी अंदर की जो चीजें हैं, उसके अंदर की अपनी जो एक आयाम होते हैं, कई सारे उसके तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो बाहर उसको लाने होते हैं। तो वो एक सही समय देखते रहता है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी जब इंसान के पास आ जाती है तो सबसे पहले उसकी अपने प्रति जिम्मेदारी, अपने परिवार के प्रति, और फिर आगे चल के समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वहां मैंने अपना मन बना लिया था। एक किस्सा है, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि जिंदगी में अगर कुछ नया करना हो तो ऐसे समय करना कि घुटनों में कुछ ग्रीस बाकी हो। हाँ? या आपके पास समय भी ना बचे, शक्ति भी ना बचे, और फिर आप नया साहस करने की अगर चेष्टा करो तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपनी इनर कॉलिंग्स को कहीं सुना है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लर्न, अर्न और रिटर्न, ये जो फिलॉसफी मेरे जहन में हमेशा से रही, तो मैंने उस बात को बिल्कुल दिल से लगा के रखा था कि एक विशिष्ट समय के बाद जो हमारे यहाँ व्यवस्था बताई गई है कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम। देखिए, वानप्रस्थ आश्रम एक बहुत गलत तरीके से समझा हुआ शब्द है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जंगलों में चले जाइए, संसार को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है अब आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर के अलिप्तता की अपनी एक जिंदगी जीना शुरू करें, जिसे मैं कहता हूं अर्ध अलिप्तता, सेमी डिटैचमेंट इन लाइफ। आप जब तक बिजनेस में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आप अटैचमेंट छोड़ ही नहीं पाते। तो आपको सोच बदलनी पड़ती है। सोच बदलने की कोशिश की, पता चला कि इसके बाद का जो समय है वो कितना ज्यादा मीठा है, स्वर्णिम काल है जी। पर जब तक आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, आसक्ति बनी रहेगी आप में। देखिए, सबको करना आसान नहीं है, पर एक प्रयोग मैंने किया है, शायद इसके आगे ऐसे प्रयोग और भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। इस प्रयोग को ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक डिटैच्ड अटैचमेंट। करेक्ट।
जिसे हम बिल्कुल। वानप्रस्थ आई में एग्री विथ यू, आई फुल्ली एग्री। आप शायद मेरे से अच्छा इसको शब्दों में डाल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई शुड थैंक यू फॉर दैट। माय हाँ प्लेजर। जी। एक कॉन्सेप्ट और आपकी किताब हाँ में जी। नजर आता है, 3W5E। हाँ जी, इसको हम और थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। वेरी गुड। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि आप ये प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो मैं अपने किसी जवाब में इसको कहीं ना कहीं ले आऊं और ये बात सुनने वालों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। देखिए, जब मैंने SBOP की बात की, सिस्टमेटिक ब्लो आउट, तो इंसान के पास 3 चीजें होती जो बांटता है या बांटने के काबिल होता है या बांटने की उसमें इच्छा होनी चाहिए, प्रवृत्ति बननी चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? ये SBOP का कंसेप्ट बनाते वक्त ही मैंने सोच ली थी कि ये 3 चीजें हैं जो मैं दे सकता हूं। मैंने एक बात आपको अंशु बता दूं, ये सारी सोच अपनी एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और लेसन्स, इन पे आधारित करी हुई है। अब आप कहेंगे कि इसको सभी पे लागू किया जा सकता है क्या? नहीं। देखिए, एक शर्ट सबके लिए नहीं फिट बैठता है, हर एक की अपनी अपनी कहीं ना कहीं फिटिंग अलग होती है, लाइफ की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। 70% सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो सबको बिल्कुल कॉमन फिट बैठती है। तो 3W भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो सामान्य रूप से सब पे लागू होता है। वेल्थ, विजडम एंड वर्थ। वेल्थ है आपके पास की संपत्ति, विजडम है आपके पास का ज्ञान, और तीसरा है आपके पास भगवान ने आपको वार्मथ मतलब आत्मीयता दी है। बिल्कुल। इनको लुटाइए आप, किसने रोका है आपको? अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक ऐसी सुस्थिति में आपको खुद को ला पाए हैं 55-60 तक, जो मैं ज्यादातर समझता हूँ लोग उस स्थिति में आ जाते हैं। आपने कहा लोग रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट में तो लोगों के पास बहुत कुछ संग्रह किया हुआ होता है। संग्रह किया हुआ ये समय है जब आप इसको अच्छे कामों में लगाएं, इसका इस्तेमाल करें, इसको लोगों में बांटें। लुटाना और बांटना, इनके बीच का अर्थ आप निकालिए। और 3W है ये 3 चीजें जो हम दे सकते हैं। आप कहेंगे ज्ञान, इसको हम कैसे दें और ये क्या चीज है? तो 60 साल में आपके पास 5 E आ जाते हैं। एक होता है आपका एक्सपीरियंस, दूसरा होता है आपका एक्सपर्टीज, तीसरा होता है आपका एक्सपोजर, चौथा होता है आपका एजुकेशन, और 5वां होता है आपका एक्सेलेंस। ये 5 तत्व जब आपके पास आ चुके हैं तो यही बहुत बड़ी चीज है, आप लौटा सकते हैं। बहुत इस आपके तजुर्बे से, ज्ञान से, आपके एक्सपोजर से, आपका जो संपर्क बना है लोगों से, उसका आप फायदा करिए, लोगों को फायदा पहुंचाइए। इंसान जब ये करता है तो उसको सही जीने का एहसास उस वक्त होगा। जब तक आप पिछली चीज छोड़ेंगे नहीं, नए का स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। ये 5 E's। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है कि जब तक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो तब तक हम आगे के रास्ते को पहचान कैसे पाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। बिल्कुल। आपकी जो किताब है वो सबसे पहले इंग्लिश में आई, और फिर हिंदी में आई, मराठी में आई है, और गुजराती और तेलुगु नहीं, कन्नड़। हाँ जी, मैं उसका जवाब पूरा बाद में दूंगा। तो भाषाओं की जो विविधता है, आपको क्यों लगा कि ये जो किताब है इसको विविध भाषाओं में होना चाहिए? क्योंकि अमूमन हम ये मानते हैं कि कोई भी ऑथर लिखता है तो या तो हिंदी में लिखता है, बट हाँ, हमें ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलेगी, लेकिन साउथ में जाएंगे तो इंग्लिश से काम चल जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल जाएगा, ग्लोबली चल जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, इनमें लाने का क्या आपका भाव है इसके पीछे? बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आप। देखिए, एक सबसे पहले तो हर जो लेखक होता है उसका अपना एक मेंटल कंपाइलर कहते हैं, उसकी सोच किस भाषा में चलती है। तो सबसे पहले किताब उसी भाषा में आ सकती है जिसमें लेखक का अपना मेंटल कंपाइलर, जिसको कहते हैं, वो चलता है। उसका प्रोसेसर आप कहिए, CPU, उसका किस भाषा में चलता है, जो हमारे सोच समझ और सपनों की भाषा रहती है।
तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें विषय निकल के आने वाला है, वो आने दीजिए। पर मेरा कंपाइलर इंग्लिश में चलता है जी। आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि भाई राजस्थान से आया हुआ बंदा कह रहा है कि इंग्लिश में उसका कंपाइलर चलता है, पर इसकी एक वजह है, बाद में आएंगे वहां पे। हाँ। तो इंग्लिश में तो मुझे लिखनी थी क्योंकि वहां मेरी अपनी सोच उसमें बन रही थी। सिस्टमेटिक ब्लोआउट प्लान, ये जो एक्रोनिम है वो बना भी इंग्लिश भाषा में था। सबसे पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो बुजुर्ग हैं उस उम्र में आ रहे हैं, वो एक पीछे की पीढ़ी है जो इंग्लिश नहीं पढ़ती, उनको इंग्लिश से इतना लगाव नहीं है। और फिर आपने जो लिखा है, जिन लोगों के लिए लिखा है, वो उन तक बात पहुंच नहीं रही है। मैं बच्चों से कह रहा था कि किताब दीजिए, अपने फादर मदर को गिफ्ट करिए, वो कह रहे थे मेरे डैडी मम्मी तो पढ़ते ही नहीं इंग्लिश। फिर मैंने कहा जिस राज्य में मैं हूं इस वक्त, उस भाषा में मेरा, उस भाषा का पहला अधिकार मुझ पे है कि मैं उस भाषा में उस किताब को ले आऊं। बिल्कुल। और मेरे जो एक अच्छे मित्र भी हैं, स्नेही हैं, संजय सोनावणी, जो खुद प्रसिद्ध लेखक हैं, 122 किताब खुद ने लिखी हुई। कोई खुद लेखक दूसरे की किताब अनुवाद नहीं करता। आप अंशु जी, आप खुद भी किताबें लिख चुकी हैं, आप अनुवाद नहीं करेंगे। मैंने किया है लेकिन। हाँ, पर ये बड़प्पन होता है। मैं आपको सही बताता हूँ, ये बड़प्पन है। पर संजय ने जब इस किताब को पढ़ा, उसने कहा ये तत्व ज्ञान है, ये दर्शन है, ये लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने इस किताब को मराठी में अनुवाद किया। हम कई दफा हम लोग बैठते थे, मैं कहता था संजय जी ये अर्थ नहीं है मेरा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह से मराठी आया। फिर आपने कहा कि संजय जी आप राजस्थान से हैं, देखिए राजस्थान की भाषा मारवाड़ी है, मैं खुद मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ, मेरे घर में भी मारवाड़ी चलती है, पर भाषा पढ़ने लिखने में हिंदी चलती जी। तो अगर उत्तर भारत में, राजस्थान में अगर इस किताब को आगे अगर चलना है, इस सोच को चलना है, तो इसके हिंदी आने का जरूरी था। अब आपने कहा तेलुगु, जी नहीं, वो कन्नड़ा है। अब उसकी भी एक ऐसी बात है कि मेरे पिताजी राजस्थान से, मेरे पिताजी की फैमिली राजस्थान से जब निकले ये लोग, इन्होंने जब माइग्रेट किया तो वो लोग जाकर के कर्नाटक में बस गए और वहाँ की भाषा है, राज्य भाषा है कन्नड़। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी कन्नड़ा बोल लेता हूँ। उनके घर के लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई कन्नड़ बच्चा है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा कोई और भाषा वाला है। तो स्वाभाविक तौर पे उस भाषा का भी मुझ पे अधिकार है और मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा, उस प्रांत के लिए भी मैं लिखूंगा। तो कन्नड़ा आ रहा है और मुझे ऐसा लगा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिन लोगों को SBOP चीज पहुंचाना जरूरी है। आपने शुरू में कहा व्यावसायिक आदमी तो छोड़ेगा नहीं, तो उन तक पहुंचाना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, इसलिए मैं उसको गुजराती में भी लाना पसंद करूंगा। अनुवादक से बात भी हुई, समय के अंदर अगर आ जाए तो हो सकता है अगले मार्च तक दोनों भाषाओं में किताब आपके हाथ में होगी शायद। बहुत बढ़िया। आप जो एक टर्म यूज कर रहे हैं ना, वो बड़ा दिल को छू लेने वाला है। हाँ जी। उस भाषा का मुझ पर अधिकार। हाँ जी, बिल्कुल है। तो हम जब ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति का या किसी राज्य का, किसी शहर का या किसी का भी हम पर अधिकार है, तो हमें ये काम इसलिए करना है। बिल्कुल। तो ये बड़ा दिल छू लेने वाला टर्म आपने यूज किया। ऐसे ही क्योंकि आप राजस्थान के एक प्रवासी राजस्थानी हैं, राजस्थान के लिए, राजस्थानियों के लिए एक कहावत कही जाती है कि वो राजस्थान से भले ही बाहर चला जाता है, पर अपने मन में बसे राजस्थान को कभी बाहर नहीं निकलने देता। बहुत सही है। और आप भी बिल्कुल राजस्थान को अपने दिल में बसाए हुए हैं और वो आपकी आंखों में भी झलक जाता है जब हम राजस्थान की बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो राजस्थान के प्रति प्रेम है, जो आपका गांव है, वहाँ के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कितना आते हैं, परिवार वहाँ पे कौन है? देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा खुशी की लहर भी है और थोड़े गम के आंसू भी है, दोनों बातें हैं जी।
दुर्भाग्यवश मैं लास्ट का जो आपका सवाल था उसको मैं पहले ले रहा हूं। कितनी बार आप राजस्थान आते हैं और आपके परिवार के साथ आते हैं? 7-8 पीढ़ियां जब गुजर जाती हैं अंशु, तो ये आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे ये अपनी लिंक्स जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूं कि कम होने लग जाती है, पर इसकी जो एक तीव्रता होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट तो जरूर पहुंचती है। रही बात मेरे अपने जीवन में, मेरा जयपुर से एक बड़ा अच्छा नाता है। आप शायद जानती भी होंगी कि 1978 से लेके 1983 के बीच मैं 5 साल जयपुर रहा था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब का नाम है जी, उस वक्त मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से MREC हुआ करता था। तो मैं वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहीं से पढ़ी। देखिए, अभी भी मैं जब मेरे वाइफ के साथ इस बार जयपुर आया हूँ, तो जब लोग बोलते हैं तो एक बड़ा आकर्षण महसूस होता है मुझे। ये देखिए, अपनी बोली, अपनी भाषा है, अपने लोग तो देखिए सब अपने हैं। मैं किसी वो उस बात पे नहीं हूँ, पर जो अपनी भाषा बोलने वाले, बड़ी आत्मीयता महसूस करता हूँ। गांव मेरा है रून, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, तहसील देगाड़ा है। तो हमारा सरनेम जो रून वाला है, रूणवाल, इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी लोग बताते हैं कि भाई देगाड़ा में जब लोग नए कोई बंदों को देखते थे तो एक दूसरे से बोलते थे, अरे भाई कौन लोग हैं, यहाँ तो नहीं दिखाई पड़े पहले। तो कोई और कहता था ये रून वाले हैं, अब यहाँ आए हैं ये रून वाले हैं। तो ऐसे कर करके रून वाले रूणवाल बन गए जी। देखिए, नागौर से, मेरे गांव से अब मेरा कोई वास्ता आना जाना बहुत कम हो गया है, नहीं रहा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो कुछ भी उनकी अपनी कोठियां थी, हवेलियां थी, वो सारी किसी स्कूल को, हॉस्पिटल को उन्होंने उसी वक्त डोनेट कर दी थी। तो आज इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मेरे बड़ों की ये सोच रही है कि जो कुछ अपना है वो यहीं पर इसी मिट्टी के लिए, इसी अपने लोगों के भलाई के लिए मैं दे जाए। तो कितनी अच्छी बात है। जाए तो 2 कमरे मेरे पास नहीं है जी, पर कहो तो सारा कस्बा मेरा है। वाह बहुत बहुत ही सुंदर बात है ये तो। और फिर से आपकी किताब पे आऊंगी, क्योंकि आपकी पूरी जो भी हमने बातें की है वो सारी स्ट्रैटेजी हमको यही समझा रही है कि 55-60 के होने के बाद का जो जीवन है, मतलब जिसको हम सेमी बैरागी भी कह सकते हैं, कि वानप्रस्थ की तरफ जाने के बाद जो डिटैच्ड अटैचमेंट है उसकी तरफ आप बढ़ चुके हैं। तो ये जो किताब है, हमारे दर्शकों को, सिंपली बातें सुनने वालों को, आप जाते जाते उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इंसान की उम्र अब बहुत बढ़ गई। जिस वक्त वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या बताई गई थी, उस वक्त आप हैरान हो जाएंगी, वानप्रस्थ की व्याख्या बताई गई थी 48 तक। 25 के बाद 26 से 48 की आयु, 48 के बाद गृहस्थ आश्रम था, 26 से 48 के बीच, और 48 के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता था। उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-65 की हुआ करती थी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85-90 की हो गई। तो थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा कि वैराग्य ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं अलिप्तता जरूर मानूंगा। वैराग्य की कोई जरूरत नहीं। आपको संसार में बैठना है, संसार में बैठ के आप सारी चीजें करेंगे और आपका योगदान करेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि SBOP लिविंग एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी सोच है जो 55 के बाद, उम्र अब ढलान पे आ गई है, अब तो क्या रहा, अच्छा समय तो चला गया, अब आने वाला समय तो ढलता हुआ है।
तो निराशा से भरी हुई जिंदगी इंसान जीने की एक नेचुरल टेंडेंसी रखता है। एसबीओपी लिविंग उसको कहता है कि भैया उल्टा है, सही स्वर्णिम काल तो अब आया है, तूने सारे तेरे दायित्व पूरे निभा दिए, परिवार के प्रति, व्यवसाय के प्रति। अब खुद के लिए जियो, फॉर योर सेल्फ। FY इज फॉर योर सेल्फ, FYF इज फॉर योर फ्यूचर। जो आपके परिवार हैं, आपके करीबी आपके परिजन हैं, इनकी व्यवस्था करिए, उनके लिए सोचिए। पर ये दो चीजें आपको स्वार्थपूर्ण लगेंगी क्योंकि वो अपने लिए है, बिल्कुल। पर इनको तराजू में अगर डालो तो तीसरी चीज जो मैं कहता हूं, समाज को लौटाने के लिए अच्छा करना जिंदगी में, डीजीएल, डू गुड इन लाइफ। अच्छा काम करिए, लोगों के काम आइए और वापस दीजिए जो कुछ आपके पास है। तो एसबीओपी लिविंग आपके जिंदगी में वैराग्य नहीं, उमंग भरेगा, आपको जीने की नई राह बताएगा, आपको सार्थकता से, अच्छे उद्देश्य से समाज उपयोगी कार्यों में अपना दिल, दिमाग, सोच लगाने पर मजबूर करेगा। और हर आदमी 55 के बाद 52 की उम्र में वो कहेगा, यार कब 55 का हो जाऊं ताकि संजय जी ने कही हुई एसबीओपी लिविंग मैं भी जी सकूं। और अंशु, मैं आपको सही में बताता हूं, अब मेरे जीने का मकसद वो है कि ये चीज, ये भावना लोगों में मैं कैसे जागृत करूं। बहुत सुंदर। तो जैसा आपने एसबीओपी लिविंग के बारे में बताया, 55 से 60 के बाद कैसे जिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। तो आप सब वो किताब ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जैसे डॉक्टर संजय का कहना है कि ढलता हुआ समय ही स्वर्णिम काल है। जब हम देखते हैं कि सूरज ढलता है तो एक स्वर्णिम आभा लिए हुए होता है, वैसे ही एक इंसान का जीवन भी जब ढलने लगता है तो स्वर्णिम आभा लिए होता है। विचार करें, मनन करें, किताब पढ़ें और फिर डॉक्टर संजय से कनेक्ट करें। सिंपली बातों में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय। थैंक यू सो मच। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मैं 2 ही दिन के लिए आया था, पर आपने इस समय का चयन किया और ये मौका दिया। सही में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी तो हम ईश्वर के हैं कि उन्होंने हमें मिलाया कि इस तरह की बातें यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।